नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारियां काफी बेहतरीन चल रही होंगी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और इसी लेक्चर के साथ आज हमारा एक कोर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस किताब के हम लोगों ने 9 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक अध्याय बाकी बचेगा, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हमारे जो दूसरी पुस्तक है उसकी तरफ, उसका भी एक अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो 9 हैं वो क्रम से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए आगे की आगे देखेंगे, पर आज क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान की समीक्षा, ये बॉक्स में दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। फिर बात करेंगे संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया, जीवंत दस्तावेज एज एन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों लिया गया। फिर बात करेंगे न्यायपालिका का क्या योगदान है। ओके, ये हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। संविधान की समीक्षा, एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मैटर है आइए जानते हैं इसको। 90 दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। ठीक है, तो 90 दशक में अगर हम बात करें, मतलब 1991 से लेकर के 2000 तक के आसपास का जो दौर है, इसके में समूचे संविधान की, मतलब पूरे के जो पूरा संविधान है उसकी समीक्षा करना कि भाई जो संविधान 1950 में लागू हुआ था क्या कितना वो सफल रहा। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिनमें परिवर्तन आना चाहिए या जिनमें और कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए या कोई चीजें हटनी चाहिए, समय के अनुसार वो कितना सफल है, क्या परिवर्तन करने चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ बातें 90 दशक में ही धीरे धीरे उठने लगी थी कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। फाइनली सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। अब 2000 के अंदर एक आयोग बनाया गया, ठीक है, संविधान की समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, ठीक है, जो रिटायर्ड हो चुके थे मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, श्री वेंकटेचलैया, इनको अध्यक्ष बनाया और इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया जिसमें टोटल कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे। और इस आयोग का क्या उद्देश्य था, संविधान के कामकाज की समीक्षा करना कि भाई संविधान ने 50 सालों में, भाई 1950 में लागू हुआ, 2000 में यह आयोग बना, इन 50 वर्षों में संविधान कितना सफल रहा है, कौन से प्रावधान बहुत बेहतर है, कौन से में क्या सुधार करना चाहिए, इन सभी कामों को लेकर के ये गठन, इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और बनाया कब गया था, 2000 में। कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, वेंकटेचलैया जी थे। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। ठीक है ना, संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो विपक्षी दलों ने और जो अन्य संगठन है उन्होंने इस चीज का विरोध करा कि जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान की समीक्षा करवाना ये गलत बात है। तो इस चीज का विरोध हुआ, बहिष्कार हुआ, आयोग का बहिष्कार करा गया कि आयोग गलत है। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। राजनीतिक विवाद अपनी जगह था, ठीक है, पार्टियों के बीच में, संगठनों के बीच में जो भी बात चल रही है, जो भी विवाद चल रहा है वो अपनी जगह था। परंतु ये जो आयोग बनाया गया, इस आयोग ने बुनियादी संरचना पर विश्वास जताया कि जो बुनियादी संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का जो सिद्धांत दिया है वो बहुत बेहतर सिद्धांत दिया है और ऐसा कोई कदम की सिफारिश नहीं करी जो कि बुनियादी संरचना को चोट पहुंचाती हो। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बेहतर संविधान है और उसका जो बुनियादी संरचना का जो कॉन्सेप्ट रखा गया वो बहुत बेहतर था। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया है। तो हमारे संविधान में बुनियादी संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को कितना महत्व दिया गया है, ये बात आप इससे समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, ये चैप्टर का भी नाम पूरा यही दिया गया, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन एज एन लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका जो ओवरव्यू था ये मैंने आपको लेक्चर 1 में ही समझा दिया था, पर अब आज लास्ट लेक्चर में जो किताबी भाषा है वो उसको भी समझ लेते हैं कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। तो देखो, मैंने उस समय भी कहा था जीवंत जो शब्द है वो किससे जोड़ा गया है, जीवित प्राणी से, एक लिविंग बीइंग से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, लिविंग बीइंग की तरह जोड़ा गया है। ठीक है, अब लिविंग बीइंग से क्यों जोड़ा गया, इन्होंने क्या कहा कि जैसे एक जीवित प्राणी
परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है, उसी प्रकार से जो संविधान है वो भी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे भाई आज सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, परिस्थिति है तो गर्म कपड़े पहन करके बाहर निकल रहे हैं। गर्मियां होती है तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनते, नॉर्मल कॉटन वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जैसी परिस्थिति है वैसा हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, वैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। परिस्थिति के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जैसी परेशानी जैसी समस्या हमारे सामने आती है उस समस्याओं के हिसाब से हम अपने आप को कार्य करते हैं। ये जीवित होने का एक लिविंग होने का प्रूफ है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि समस्याएं एक तरीके से प्रूफ है कि अभी हम लोग जीवित हैं, ठीक है। जहां जो लोग मर जाते हैं उनके सामने ही कोई समस्या नहीं होती, बाकी जीवित लोगों के सामने समस्या होती ही होती है और वो उन समस्याओं को पार करते हुए चलता रहता है, उन परिस्थितियों के अनुरूप काम करता है। उसी प्रकार से जो संविधान है वो भी जैसे जैसे समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव आता है, अपने आप में बदलाव कर करके आगे बढ़ता जाता है, परिस्थितियों का सामना करते हुए चलता जाता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है, और जीवंत प्राणी की तरह अनुभव से जैसे जैसे अनुभव, देखो अब एक बात बताइए, संविधान का संरक्षक किसको बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। व्याख्याकार किसको बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। अब जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आते गए उस संविधान की और भी बेहतर व्याख्या करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस में बोल दिया मूल संरचना को नहीं बदला जाएगा, तो अनुभव से सिखाया गया, ठीक है। 1992 में संसद को महसूस हुआ कि नहीं यार हमारा तीसरा स्तंभ और होना चाहिए, मतलब तीसरा जो स्तर है वो भी होना चाहिए, तब पंचायती राज और स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को जोड़ा गया, तो अनुभव से सीखा गया। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। तो समाज में इतने सारे परिवर्तन आ गए, ठीक है। 1947 में हम लोग आजाद हुए और आज हम लोग 2023 में खड़े हैं, तो काफी परिवर्तन, काफी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, मतलब कंटिन्यूटी वो चल रहा है। व्याख्याओं के खुलेपन, कभी भी संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसा नहीं है कि रोक टोक लगाई हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी आजादी दी है कि वो व्याख्या कर सकते हैं, संसद को भी पूरी आजादी दी गई है संशोधन करने के लिए, तो व्याख्याओं का पूरा खुलापन है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता, जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे अपने आप में बदलाव लाना, संशोधन करने की शक्ति, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशीलता, खुद में परिवर्तन लाना, कि ये जो विशेषता है इन्हीं के कारण क्या है, भारत का संविधान प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है, बिल्कुल प्रभावी रूप से देश में काम कर रहा है और चल रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड होता है। देखिए लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड यही है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है? जनता की व्यवस्था है, और जहां सब कुछ जनता के हिसाब से हो वही लोकतंत्र है। संविधान में भी समय की आवश्यकता, जब जैसे जरूरत लगे तब संशोधन, बदलाव की आवश्यकता और वो बदलाव किए जाए, वो भी एक लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। तो लोकतंत्र में जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता का मतलब है जो रेगुलर बेसिस पे बात हो। एक हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं और कुछ चीजें व्यवहार में आना, तो लोकतंत्र में व्यवहारिकता है और विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं। आप देखते हैं समय समय पर अलग अलग जो विचार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं और उन विचारों के हिसाब से लोग काम करते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। देखिए कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो, प्रजातंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र। कोई भी ऐसा संविधान जो लोकतंत्र को मजबूत बना रहा हो, लोकतंत्र को पावरफुल बना रहा हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, और नए प्रयोगों, देखो नई चीजों पर बंदिश नहीं लगाई गई, ठीक है। अगर संविधान निर्माता चाहते, जैसे मैंने कहा कि अगर वो कठोर संविधान रखते, ठीक है, हर जगह बिल्कुल कठोरता के साथ संशोधन के लिए कहते हैं, तो मतलब वो हर चीज पे रोक लगा रहे हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करा। नए प्रयोगों के लिए बिल्कुल रास्ता छोड़ा है कि अगर समय के साथ नए प्रयोग हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहा है, तो संविधान में बदलाव होना चाहिए, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो नए प्रयोगों के विकास के लिए रास्ता खोला गया। ये सिर्फ ऐसे संविधान टिकाऊ ही नहीं होते, टिकेंगे तो सही, वो लंबे समय तक चलेंगे तो सही, परंतु उसके साथ साथ वहां के नागरिकों के लिए संविधान के प्रति काफी सम्मान भी होगा। संविधान टिकाऊ भी रहेगा और नागरिकों से सम्मान भी प्राप्त करेगा, यहां पे ये कहा गया है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? अब यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या संविधान खुद का मतलब और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है। देखिए लोकतंत्र हमें कहां से मिला? संविधान से मिला, क्योंकि संविधान में बात कही गई कि संसद ये प्रणाली होगी, इस प्रकार से चुनाव होंगे, इस प्रकार से राज्य सरकारें बनेंगी, इस प्रकार से केंद्र सरकारें बनेंगी। तो लोकतंत्र का आधार कहां मिला? संविधान। तो सबसे पहले तो संविधान को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो क्या संविधान खुद को और लोकतंत्र को संरक्षित करने में, उनको बचाने में सक्षम है?
पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई है। ठीक है, अगर पिछले 60 सालों में 1950 से लेकर के 2010 तक की बात ये कर रहा है, इन पिछले 60 सालों में अगर हम लोग देखें तो देश की राजनीति में और संवैधानिक विकास के मामले में बहुत सी महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई हैं। आप देश की राजनीति की अगर मैं बात करूं, जैसे आपातकाल वाला दौर आप देखिए, आपातकाल वाला दौर देखिए। संवैधानिक विकास में अगर आप देखें तो केशवानंद भारती केस देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मामले हैं, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हम लोगों ने देखी है और उन काफी परिस्थितियों के ऊपर हम पहले के लेक्चर्स में चर्चा भी कर चुके हैं। 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। देखिए 1950 से लेकर के आज तक भी बार बार में अगर कोई मुद्दा उठता है तो वो उठता है संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट, क्या संसद सर्वोच्च है? क्या संसद के पास ही सारी की सारी पावर है? संसद जैसा चाहे, पार्लियामेंट जैसा चाहे, क्या वो वैसा कर सकता है? और जैसा चाहने के लिए वो जो करना चाहता है उसके लिए क्या वो कार्यपालिका की शक्तियों की अवहेलना कर सकता है? क्या वो न्यायपालिका की शक्तियों की अवहेलना कर सकता है? तो संसद ही सर्वोच्च क्यों, और क्या सच में संसद सर्वोच्च है? क्या बात है? ये सवाल बार बार उठा है। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। देखिए जहां जहां पे संसदीय लोकतंत्र है, जहां जहां पे संसदीय प्रणाली है, वहां पर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाई संसद में जितने भी सांसद आज हमारे बैठे हैं वो पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सब एक एक दो एरिया से, एक एक एरिया से जीत करके गए, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो देश की जनता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है, तो जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो सर्वोच्च हो जाते हैं। इसलिए कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका में जो मंत्री बने, मंत्री जनता ने तो नहीं चुने ना भाई, ये मंत्री बनना चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री, ये मंत्री नहीं, जनता ने तो नहीं चुने। जनता ने तो सांसद और विधायक चुने हैं। तो कार्यपालिका को भी जनता ने नहीं चुना, न्यायपालिका को भी जनता ने नहीं चुना, तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त होगी। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। देखो अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पे लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व संसद कर रही है, इसलिए संसद सुप्रीम है, नो डाउट संसद सुप्रीम है। क्योंकि ना तो हमने कार्यपालिका को चुना, ना हमने न्यायपालिका को चुना। कार्यपालिका संसद के द्वारा ही गठित होती है, न्यायपालिका जो जजेस बनते हैं वो एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था है, इनके द्वारा बनते हैं। संसद को हमने चुना है, जिसमें लोकसभा को और अगर राज्यों की विधानसभाओं की बात करूं तो डायरेक्ट जनता ने अपने सांसदों को और विधायकों को चुना है। तो इसलिए तरीके से देखो तो जनरली सुप्रीमेसी संसद की होनी चाहिए। परंतु एक बात ये भी देखो, संविधान ने संसद को तो शक्ति दी है, परंतु उसके साथ जो अन्य घटक है, कार्यपालिका हो गए, न्यायपालिका हो गए, दूसरी संस्थाएं हो गई, उनको भी शक्तियां प्रदान करी। ऐसी बात नहीं है संविधान ने सारी की सारी शक्तियां सिर्फ और सिर्फ संसद को ही दी हो। इसलिए यह अपेक्षा करी जाती है, ये उम्मीद करी जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। मतलब संसद सुप्रीम रहे, नो डाउट, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका की सारी शक्तियों को अवहेलना कर दे। ऐसा पार्लियामेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा संसद नहीं करना चाहिए। संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम है, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, परंतु कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी संविधान ने वही शक्तियां दी हैं जो कि संसद को दी है। इसीलिए तो हम शक्तियों का विभाजन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हो, संघवाद आप पूरा पढ़ चुके हो, आप न्यायपालिका के बारे में पूरा पढ़ चुके हो, आप कार्यपालिका विधायिका के बारे में पूरा पढ़ चुके हो। इन सब से आप अच्छे से परिचित हो कि संविधान ने कौन से अंग को कितनी कितनी शक्तियां दी है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। तो प्रजातंत्र का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हाँ वोट करवा लिया और प्रतिनिधि है इनको चुन लिया, सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इनके माध्यम से ही वह कार्य करता है। प्रजातंत्र का अर्थ जो विकासशील संस्था है, आप जितनी भी संस्थाएं देश में काम कर रही है, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं और उनके माध्यम से जो कार्य करना है वह भी प्रजातंत्र में आता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकतंत्र, और लोकतंत्र को एक ही बात समझिएगा कि जनता, बस, और हमें कुछ ही नहीं जानना। लोकतंत्र मतलब पब्लिक,
सब कुछ जो है पब्लिक है, सब कुछ जो है जनता है, जनता सबसे पावरफुल है, जनता ही सब कुछ है, जनता पावरफुल है। अब चाहे उसमें कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, निर्वाचन आयोग हो और कोई दूसरे घटक आयोग हो, कुछ भी हो, जितनी भी संस्थाएं, सारी की सारी संस्थाओं का एक कर्तव्य यह बनता है कि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी, लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो, जो भी कार्य करे लोगों को जवाब दे कि हाँ भाई हमने ये कार्य इसलिए करा है। कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो, लोगों को जरूर पता हो। लोगों से छुप करके या लोगों के विरोध में जाकर के कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। लोगों के प्रति उत्तरदायी सभी संस्थाओं को होना चाहिए और सभी संस्थाओं को साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। जनता के प्रति उत्तरदायित्व उनका रहना चाहिए। तो यहां पर हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है न्यायपालिका का योगदान। ठीक है, रोल ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या योगदान है वो देखते हैं। न्यायपालिका तथा संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े तथा असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने, संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। देखिए, न्यायपालिका और संसद के दौरान विवाद आपको पता ही है, ठीक है, और बाकी जो नहीं पता है वो 12th में पढ़ेंगे। संसद का मानना है, संसद हमेशा ये मानती आई कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ऐसा है जो लोग हैं जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ उनकी मदद सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो कोई भी कानून बना सकते हैं, किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। ये शक्ति है, ये उनके पास पावर है, और ये पावर किसने दी है? बोले संविधान ने दी। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। देखो, न्यायपालिका इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि भाई आप लोगों को लोगों ने चुना है, जनता ने चुना है, और आपका कार्य है उनके हितों की रक्षा करना। परंतु कोई भी काम आप करो, कोई भी कार्य आप अगर कर रहे हो, तो वो संवैधानिक ढांचे के अंदर अंदर होना चाहिए। संविधान से बाहर जाकर के कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। संवैधानिक ढांचे के अंदर अंदर हो और विधि की सीमाएं, विधि मतलब लीगल लिमिट्स भी हो, कानूनी रूप से भी आप पे सीमा, और कानूनी रूप से सीमा मतलब आप संविधान से बाहर ना जाओ, क्योंकि कानूनी रूप से अगर एक बार बाहर चले गए तो फिर जो सत्तारूढ़ी पार्टी होती है, सत्तारूढ़ी जो नेता होते हैं, जो सत्ता को लेकर के बैठे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जुडिशरी का काम होता है कि संसद पे, कार्यपालिका पे रोक लगाए, लिमिट लगाए कि ये संविधान से बाहर जाकर के कोई भी कार्य ना करे, ये विधिक सीमाओं से बाहर जाकर के कोई भी कार्य ना करे। जो भी कार्य करना है वो संविधान के दायरे के अंदर, विधिक सीमाओं के अंदर अंदर उनको वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि और अगर वो एक बार इससे पार चले गए तो फिर वो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, मिसयूज ऑफ पावर होगा। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर भी देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। तो देखिए, प्रजातंत्र में जितना इंपॉर्टेंस जन कल्याण को, जन कल्याण होता है जनता का कल्याण, जनता का भला होना चाहिए, ये प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे भी आपको कहा, सब कुछ जो है वो पब्लिक है, जनता सब कुछ है, तो उनका भला होना, उनका विकास होना, ये सबसे पहली वरीयता है, ये सबसे पहला जरूरी काम है जो कि सरकारों को करना चाहिए। परंतु जन कल्याण के साथ साथ हमको यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिसयूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, किसी भी वर्ग का कोई भी हो, वो सत्ता का दुरुपयोग ना करे, मिसयूज ऑफ पावर ना करे, और ये पावर का मिसयूज ना हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? न्यायपालिका निभाती है, सुप्रीम कोर्ट निभाता है, जुडिशरी निभाती है। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। तो भारतीय संविधान सफल क्यों है? क्योंकि वो जो तनाव है न्यायपालिका के बीच में, संसद के बीच में, इनको सुलझाया है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। तो न्यायपालिका ने जो केशवानंद का मामला था उसमें संविधान की भाषा पर नहीं, भाषा को नहीं देखा, आत्मा देखी कि संविधान एक्चुअल में क्या चाहता है, संविधान की भावनाएं क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, उसके आधार पर यह निर्णय दिया गया कि जो मूलभूत, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके साथ छेड़खानी संसद ना करे। मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। देखिए, ये मैं पहले लास्ट के लेक्चर्स में भी कह चुका हूं कि मूल संरचना की बात भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं करी गई है। ये न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है, ये खुद के द्वारा विकसित की गई अवधारणा है, ये कहीं संविधान में नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये न्यायपालिका ने खुद ने विकसित करी है। और ये कैसे आई? ये न्यायिक व्याख्याओं से आई। जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, उन्होंने व्याख्या करी और व्याख्या करके बताया कि ये मूलभूत चीजें हैं, ये मूल संरचना है संविधान की, इनमें बदलाव संसद ना करे। अब फिर सवाल आता है आपके दिमाग में, न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, कैसे उनके दिमाग में ये बात आई कि मूल संरचना होनी चाहिए?
पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया, ये भी बड़ी बात है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को विकसित कर दिया, फिर संस्थाओं ने उसको किस प्रकार से अपनाया, आइए जानते हैं। यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। तो अब यहीं आकर के हम शब्द और भावना को समझने की कोशिश करेंगे। न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या है, जो उसकी इंप्लीकेशंस है, जो वो इंप्लीमेंट करवाना चाहता है, उस पर हमें जोर देना चाहिए। मेन मतलब एक्चुअल में मेन बात क्या है कि शब्दों पर मत जाओ, शब्द क्या है क्या नहीं, हमें भावना पर जाना चाहिए। ठीक है, हमें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। देखो अब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई मान लो कोई आया आपसे बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड, एक तो ये होता है, एक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हो, शब्द दोनों के गुड मॉर्निंग के, पर अब फीलिंग्स, अब पहले वाले की फीलिंग्स, अरे यार देखो कितने प्रेम से बोल रहा है, इसके मन में मेरे प्रति सम्मान होगा। दूसरा, अरे यार कभी सही बोलता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में रहता है, क्यों चिढ़ा हुआ रहता है। दोनों के वर्ड्स सेम है, गुड मॉर्निंग, पर फीलिंग्स को समझने की जरूरत है। कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कड़वे बोलते हैं पर उनकी फीलिंग्स बढ़िया होती है। तो हमें कभी भी शब्द पर नहीं, हमें भावनाओं पर जाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि शब्द नहीं, हम कोई भी दस्तावेज कुछ भी जब पढ़े ना, हमें शब्द नहीं, हमें जो उसका इंप्लीकेशन है, वो क्या लागू कराना चाहता है, वो क्या चाहता है, उस भावनाओं को हमें समझना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कानून की भाषा को समझने की कोशिश मत करो, वो जो सामाजिक परिस्थितियां है, उनमें जो काम करवाना चाहता है वो, और जो उनकी अपेक्षा है उस दस्तावेज की, उसको हमें समझना चाहिए, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा पे जोर ना देकर के सीधे से मैं बात कहूंगा, हमें शब्द भाषा पे नहीं, हमें भावना पे जोर देना चाहिए, हमें फीलिंग्स पे जोर देना चाहिए कि एग्जैक्टली फीलिंग क्या है, क्या वो चाहता है सभी। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया। फिर ऐसे करके मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आया, और संविधान की, और बोले मूल संरचना के बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते। 1967 से 73 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। अब 1967 से लेकर के 73 के दौर में जो भी विरोधाभास हो, विरोधाभास किस किस के बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका या संसद के बीच में भी कह सकते हो, संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालीन, देखो संसद और कार्यपालिका, संसद में सब है, हर पार्टी के नेता है, पर कार्यपालिका में सरकार है, इनके बीच में संतुलित और दीर्घकालीन समाधान होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए संसद और कार्यपालिका के बीच में या संसद और न्यायपालिका के बीच में, दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पूर्ण विचार कराने के प्रयास किए गए। अब जब केशवानंद मामले में मूलभूत संरचना की बात कह दी गई, तो फिर से बहुत सी ऐसी कोशिशें करी गई कि न्यायालय उस पर क्या करे, पूर्ण विचार करे। मतलब चाहते थे कि न्यायालय ने जो ये आदेश दिया है मूल संरचना का, इस पर फिर से सोचे, एक बार जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, न्यायालय को सोचना चाहिए, ये मूलभूत संरचना नहीं होनी चाहिए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले किए गए निर्णय को पुनः दोहराया। तो देखिए, अब जब पूर्ण विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं माना कि नहीं मूलभूत संरचना वाला सही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा संसद को, तो फिर 42वां संशोधन किया गया 1976 में, और 42वें संशोधन के तहत फिर से दिखाया गया कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और उसके बाद फिर मिनर्वा मिल प्रकरण हुआ 1980 में, मिनर्वा मिल केस हुआ, उसमें फिर से न्यायालय ने, कोर्ट ने यह बात कही कि जो अपना पहले का निर्णय था, उस पहले के निर्णय को फिर से दोहराया और यही बात कही कि मूल संरचना जरूरी है, भारत के संविधान की मूल संरचना के साथ छेड़खानी नहीं होगी। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। तो केशवानंद मामले के 4 दशकों के बाद, आप 40 सालों के बाद भी देखेंगे तो संविधान की व्याख्या में सबसे इंपॉर्टेंट जो निर्णय है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो मूलभूत संरचना ने निभाई है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचारों को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, फिर समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो राजनीतिक दलों ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि ये जो मूलभूत संरचना है सही कॉन्सेप्ट है, राजनेताओं ने भी माना, सरकार ने भी माना, संसद ने भी मान लिया।
यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। तो हमने संविधान की समीक्षा वाला टॉपिक अभी पढ़ा। 2000 में संविधान समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया। यह बात चलती रही कि संविधान की समीक्षा हो और फाइनली आयोग का भी गठन करा गया, रिपोर्ट भी दे दी गई। परंतु यह सब कुछ इस जो मूलभूत बात है, मूल संरचना है, इससे परे नहीं थी। सब कुछ मूल संरचना के सिद्धांत के आसपास ही था। उसमें भी यही बात कही गई कि मूल संरचना है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यह सही बात है। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेता और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय भारत के नेता हो और चाहे भारत की जनता हो, उनके सामने एक साझा भविष्य था कि भाई हमारा भविष्य ऐसा होना चाहिए। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया। ठीक है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी, और इन्होंने एक स्पीच दी थी जिस दिन भारत आजाद हुआ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उस स्पीच को कहते हैं, और ये भी आप क्लास 12 में चैप्टर 1 में एंटर होते ही पढ़ोगे। ठीक है, और उसमें एक सामूहिक स्वप्न दिखाया कि भाई अब आज से, अभी तक जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो ब्रिटिश सरकार की थी, पर आज से अब भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं, जनता की भी और हमारी सरकार की भी, दोनों की जिम्मेदारियां होगी। मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर के हम मुसीबतों से सामना करेंगे, चुनौतियों को हम लोग हराएंगे। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आजादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं वो इस आदर्श को मानते थे कि वह व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी है और उसकी जो फ्रीडम है वो बनी रहनी चाहिए। तो उसको जो रेस्पेक्ट का लेवल है व्यक्ति का वो बना रहना चाहिए। और ये आपने क्लास 10th में लास्ट के चैप्टर्स में पॉलिटी में पढ़ा भी होगा। नागरिक की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए, जनता खुशहाल रहनी चाहिए और राष्ट्र की एकता सबसे ऊपर, देश एक होकर के रहना चाहिए। और ये सारे के सारे आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि आज की पार्टियां या आज के नेता इन आदर्शों पे काम नहीं कर रही। आज की भी पार्टी, आज भी सारे नेता इन आदर्शों पे काम करते हैं। वो भी सामाजिक आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता को बना करके रखा हुआ, जनता की खुशहाली चाहते हैं, व्यक्ति की गरिमा और आजादी चाहते हैं। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। और यही कारण है कि आधी सदी गुजर गई, 50 साल से भी ज्यादा का समय निकल चुका है। ठीक है, पर फिर भी आज भी देश के लोगों में संविधान के प्रति सम्मान है, उनके दिल में संविधान के प्रति सम्मान है। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर है। तो जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले कौन से मूल्य, जो संविधान के मूल्य हैं, वो आज भी लोगों में हैं और उन पर लोग काम कर रहे हैं। अब संविधान सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो इस संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। यहां पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहां पे कुछ संविधान सभा में ऐसे सदस्य थे जो भारतीय संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते थे। जैसे कि लक्ष्मी नारायण साहू जी का नाम आया। ये संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी संविधान बना है तो जैसी भारत की आत्मा है वैसा इस संविधान में कुछ भी नहीं है। ये संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। तो उनका मानना था कि ये संविधान भारत की परिस्थितियों में काम नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ सालों बाद ये ठप हो जाएगा और फिर से संविधान का गठन करना होगा, संविधान बनाना होगा। ये बात लक्ष्मी नारायण साहू जी ने कही है। संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11 पृष्ठ 613 पर लिखा और कब कहा है, 17 नवंबर 1949 को ये बात कही गई है। और इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का लेक्चर और ये पूरा चैप्टर आपको कैसा लगा। और आपके जो भी आइडियाज हो, आपके जो भी व्यूज हो, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों, आप सभी को पता है कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी जानकारी हो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। और जो भी आइडियाज आप रखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में रखिए और अपने दोस्तों को, सबको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नए अध्याय के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।